Hello everyone. Today we will discuss chapter number 14 Early History of Deccan and South India. इसके यहाँ इसका एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका आगे से पढ़ेंगे। देखिए ये अर्ली हिस्ट्री वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो रही है किसी तरह से, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। द टेरिटरी ऑन द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी इज़ नोन एज साउथ इंडिया और कार्नेटिक रीजन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैसे कि ये अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ वाला जो एरिया था विंध्य का, जिसे क्या कहा जाता था, दक्कन या फिर दक्षिणापथ अर्लियर टाइम में कहा जाता था। लेकिन अब जो यहाँ पे है कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर है, उसके ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको साउथ इंडिया या फिर कार्नेटिक रीजन कहा जाता था। In the later period of Meghalith culture, three kingdoms emerged powerful in the southern India। यानी जब मेगालिथ कल्चर के बाद जो समय आया, काल आया, उस समय इधर का जो एरिया था, ये साउथ इंडिया का, यहाँ से इतना वाला एरिया, यहाँ पर तीन बड़े बड़े किंगडम जो हैं वो पावरफुल किंगडम के रूप में सामने आए साउथ इंडिया में। और वे तीन किंगडम्स कौन कौन से थे? वे थे चोल, पांड्य और चेर। ये तीन किंगडम्स साउथ इंडिया में बहुत ही शक्तिशाली किंगडम के रूप में सामने आए। संगम लिटरेचर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, दो वी ऑल्सो फाइंड इट्स रेफरेंसेस इन अशोकास इंस्क्रिप्शंस, महाभारत, जातक स्टोरीज एंड द ट्रेवल अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो इन जो तीन साम्राज्य थे, चोल, पांड्य और चेर, तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, उस जानकारी का जो मेन सोर्स है, इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स है, वो है संगम लिटरेचर से। संगम लिटरेचर से हमें इन तीनों साम्राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। इनसे तो मिलती है, और इसके अलावा भी और भी कई स्रोत हैं, और भी कई सारे सोर्स हैं जिससे मिलती है। वो क्या है? अशोकास के इंस्क्रिप्शंस हैं, महाभारत है, जातक स्टोरीज़ है, और जो फॉरेन ट्रैवलर थे, जो विदेशों से, दूसरे देशों से यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा विवरण जो लिखी, पुस्तकें लिखी, उसमें भी उनसे भी हमें इन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। द चोल। अब ये जो तीन पढ़े किंगडम्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए पहले मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है चेर का एरिया, ये है चोल और ये है पांड्य। देखिए ये साउथ में, बिल्कुल साउथ इंडिया में है तीनों के तीनों। द चोल किंगडम और चोल मंडल रूल्ड ओवर साउथ इंडिया बिटवीन पेनार एंड वेलर रिवर। जो चोल किंगडम था वो पेनार और वेलर रिवर जो थी, उन दोनों के बीच के जो एरिया था, वहाँ पर ये स्थित था। द एक्सटेंड ऑफ देयर रूल वाज ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू डिफीट्स ऑफ विक्ट्रीज इन वार विद द नेबरिंग रीजन्स। तो जो इनका जो विस्तार था, इनके साम्राज्य का, वो हमेशा चेंज होता रहता था। कि जैसे कि इनके जो अगल बगल के जो राजा थे ये सारे, तो इनसे जब इनका युद्ध होता था साम्राज्य विस्तार के लिए, तो कभी ये इसका एरिया में बढ़ जाता था, तो कभी ये इसका एरिया में, तो कभी ये इसका एरिया में, कभी ये इसका एरिया में। तो इस तरह से आगे पीछे इनकी जो है सो इनका बॉर्डर होता रहता था, और इनका जो एक्सटेंशन था वो कम ज़्यादा होता रहता था। द चोल सेट अप देयर कैपिटल एट कावेरीपट्टनम, बट लेटर दे शिफ्टेड इट टू तंजौर एंड गंगईकोंड चोलपुरम। तो चोलों की जो राजधानी थी वो पहले तो कावेरीपट्टनम थी, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट करके तंजौर और फिर गंगईकोंड चोलपुरम को कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द संगम लिटरेचर, किंग कारिकल डिफीटेड द चेर्स, पांडे एंड इवन श्रीलंका। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कुछ अभी मैंने आपको बताया था कि इन तीनों किंगडम्स के बारे में जो हमें मेन सोर्स, जो इन्फॉर्मेशन का जो मेन सोर्स है, वो संगम लिटरेचर है। तो संगम लिटरेचर से ही हमें पता चलता है कि ये जो चोल किंगडम था, यहाँ का एक बहुत ही मतलब ग्रेट किंग था कारिकल, जिसने कि चेर को, पांडे को और यहाँ तक कि
श्रीलंका के भी राजा को भी पराजित किया था। कारिकल फॉलोड द वैदिक रिलीजन्स। कारिकल जो था वो वैदिक धर्म को फॉलो करता था। ही डेवलप्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और उसने व्यापार और व्यवसाय का इंडस्ट्री का विकास किया। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, और उसने जो कि कारिकल था उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी भी रखी थी। ही गेव रॉयल पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर, और कारिकल ने तमिल लिटरेचर को जो है तमिल लिटरेचर को राज्याश्रय दे रखा था, यानी कि राजा उसको राजा के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। किसको? तमिल लिटरेचर को। Subsequently, the Chers, Pandis and the later Pallav conquered the territories of Chols from the weak successor of Karikals. और फिर बाद में कारिकल तो जैसे कि बहुत ग्रेट किंग था ही, लेकिन उसके बाद के जो उसके सक्सेसर थे वो बहुत ही कमज़ोर शासक हुए, जिसके कारण धीरे धीरे चारों तरफ से उसके चेर, जैसे कि चेर थे, पांड्य थे, ये चेर है, पांड्य है, और जैसे पल्लव थे, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है इसके एरिया पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट था पांड्य। द किंगडम ऑफ द पांड्य वॉज लिमिटेड टू साउदर्न मोस्ट एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया पेनिनसुला। यानी कि जो ये पांड्य जो था, पांड्य किंगडम, ये कहाँ था? ये इंडिया के मैप में देखिए एकदम बिल्कुल यहाँ नीचे कॉर्नर में साउदर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में स्थित था। दे सेट अप देयर कैपिटल एट मदुरै। इन्होंने अपनी राजधानी मदुरै को बनाया। नंदुनजेलियम वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्य डायनेस्टी। तो देखिए चोल डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट किंग कौन था? कारिकल था। और ये पांड्य डायनेस्टी है, इसकी राजधानी मदुरै थी, और इसका जो इम्पोर्टेंट किंग था वो कौन था? नंदनजेलियम, ये इम्पोर्टेंट किंग था। द किंगडम ऑफ द पांड्य प्रोपर्ड फ्रॉम द ट्रेड विद द रोमन्स। जो यहाँ के जो किंगडम था, जो पांड्य किंगडम था, उनका व्यापार जो था वह रोम के साथ भी था। द ट्रेड ऑफ पर्ल वाज डेवलप्ड बाय पांड्यस। मोतियों का व्यापार जो है वो पांड्यों के द्वारा ही डेवलप किया गया था। द फेमस असेंबलीज ऑफ संघ हेल्ड एट मदुरै ड्यूरिंग द पांड्य रूल प्रूव दैट दे वर ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर। ये जो संगम हुआ था, जो कि संगम क्या था? ये संगम जो था ये चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों किंगडम्स में जो कवि वगैरह रहते थे उन सब का मिलन, वो सब जहाँ पे मिलते थे और मिल करके सभी लोग जो रचनाएं करते थे, जो लिटरेचर वगैरह लिखते थे, और उसके बाद जो लिखा जाता था, तो उसी को संगम लिटरेचर कहा गया था। तो ये जो जहाँ मिलते थे उसी को संगम, यानी कि इसको असेंबली कहा जाता था। तो ये असेंबली कहाँ लगती थी, इनका संगम कहाँ होता था, मिलन कहाँ होता था? तो वो पांड्य के किंगडम की जो राजधानी थी मदुरै, वहीं पर होती थी। और वहाँ पे इन सभी तीनों राज्यों से, जैसे कि चोल, पांड्य और चेर, इन तीनों जगहों से जो बड़े बड़े सारे महान कवि होते थे, पोइट होते थे, इतने साहित्यकार होते थे, लेखक होते थे, वो सभी यहाँ पे इकट्ठे होते थे और सभी अपनी रचनाएं करते थे। वाद विवाद होता था और उसके बाद बड़ी बड़ी रचनाएं की जाती थी, और उन्हीं सबको इकट्ठा करके जो मेन जो टॉपिक्स थे उन सबको इकट्ठा किया गया और एक बनाया गया लिटरेचर, जिसको कहा जाता है संगम लिटरेचर। तो ये जो था, ये संगम कहाँ पे होता था? पांड्यों की राजधानी मदुरै में होती थी। और ऐसा पांड्यों की राजधानी में होती थी, और जिससे कि ये प्रूव होता है कि जो पांड्य थे वो लिटरेचर को बहुत, मतलब कि लिटरेचर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। The rule of Pandyas continued up till the 11th century CE, when the powerful Chol king Prantak first captured Madurai and defeated the Pandyas. जो पांड्य जो थे उन्होंने लगभग 11th सेंचुरी ईस्वी तक शासन किया। उतने टाइम तक इनका जो है सो साम्राज्य रहा था। उसके बाद जो है चोल राजा जो था प्रांतक फर्स्ट, उसने पांड्यों को हरा दिया, डिफीटेड करके उनकी राजधानी जो मदुरै थी उसको कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट द चेर्स। द चेर किंगडम और केरल पुत्र कंसिस्टेड ऑफ ए नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड बिटवीन सी एंड वेस्टर्न घाट फ्रॉम मालाबार, कोचीन एंड ट्रावनकोर, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न केरल एंड तमिलनाडु। तो जो ये चेर थे, इसका एरिया क्या था? चेर का एरिया देखिए,
ये क्या था, ये जो था ये वेस्टर्न घाट है, इसी वेस्टर्न घाट कहा जाता है, इसे ईस्टर्न घाट। इसी वेस्टर्न घाट को ही मालाबार तट भी कहा जाता है। और ये एरिया जो है अब के टाइम में ये कहाँ पे आता है, ये केरल में और कुछ पार्ट तमिलनाडु में आता है। और इसके जो तट थे ये कोचीन और त्रावणकोर जो थे वो यहाँ पे जो इसके थे समुद्र के तट हुआ करते थे। वांची वाज द कैपिटल ऑफ चेर किंगडम। चेर किंगडम की राजधानी क्या थी, वांची थी। टू ग्रेट रूलर्स ऑफ चेर डायनेस्टी वर नेदुनजेरल एंड सेंगुट्टवन। इस साम्राज्य के, इस किंगडम के दो जो है सो ग्रेट रूलर्स हुए थे, और वे कौन थे, नेदुनजेरल और सेंगुट्टवन थे। द चेर्स हैड ट्रेड रिलेशन विद रोम एंड इजिप्ट। इन चेरों का ट्रेड जो था, व्यापार का रोम और इजिप्ट से उनका व्यापार चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन इन साउदर्न किंगडम्स। तो ये साउथ में जो तीनों किंगडम्स थे, चेल, चोर और ये पांड्य, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनका प्रशासन व्यवस्था कैसे इसका शासन व्यवस्था चलता था। द संगम लिटरेचर टेल्स अस दैट द टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साउथर्न किंगडम वाज डिवाइडेड इंटू 5 जोग्राफिकल जोन्स। जो जैसे कि हमें पता है कि इन तीनों किंगडम्स के बारे में जो हमें मेन इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो क्या है, संगम लिटरेचर है। तो संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है कि जो साउदर्न किंगडम थे इन्हें 5 जोग्राफिकल जोन में इसे डिवाइड कर रखा था। तो पहला जोन क्या था, हिल्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि पहाड़ियाँ और जंगल, जिसे कि कुरिंजी कहा गया। और पास्टू लैंड यानी कि मुलय, फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ भूमि, कोस्टल लैंड यानी नाइट, और एरिड लैंड। इस तरह से ये 5 भागों में डिवाइड। द किंग वाज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही मेंटेन्ड ए लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर्स, हॉर्सेज, एलिफेंट etc. द सोल्जर्स पेट्रोल्ड द रोड्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मर्चेंट्स। जो किंग थे उन्होंने अपने हेल्प के लिए, अपना एडवाइस लेने के लिए एक मिनिस्टर का काउंसिल जो है वो असिस्ट कर रखा था। और इनका जो बहुत बड़ी आर्मी होती थी, हॉर्सेस होते थे, एलिफेंट्स होते थे, इनको ये सब काउंसिल जो मिनिस्टर्स होते थे ये मेंटेन करके रखते थे। और जो सोल्जर्स थे वो पेट्रोल करते थे, रोड पे घूमते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यापारी लोग हैं, व्यापार के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं और सेफली आ जा पा रहे हैं कि नहीं। सो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा जो है सोल्जर्स, सैनिक रोड पर घूमते रहते थे। सोसाइटी एंड रिलीजन। तो उस समय का सोसाइटी, समाज कैसा था, और धर्म वहाँ पे क्या प्रचलित थे। द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज आल्सो कास्ट रिडन लाइक नॉर्थ इंडिया। जो साउथ इंडिया का जो था वहाँ पर नॉर्थ इंडिया की तरह ही साउथ इंडिया में भी कास्ट जो था, जातिवाद था, लोग अलग अलग जाति और धर्म में विभाजित थे। द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियस डोमिनेटेड द अदर कास्ट्स। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वे और भी जो अदर कास्ट होते थे उन पर अपना शासन करते थे, यानी हुक्म चलाते थे। वो सारे कास्ट जो है इनके अंडर में रहते थे, ये उन कास्ट से ऊपर रहते थे। द किंग्स डोनेटेड लार्ज पीस ऑफ लैंड टू द टेम्पल्स विच वर द सेंटर्स ऑफ वर्शिप एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड मीटिंग प्लेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो राजा थे वो मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दान में दिया करते थे। लार्ज पीसेस मतलब बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन जो है वो मंदिर बनाने के लिए दान में दिया करते थे, जो कि पूजा का और यहाँ तक कि प्रशासन का भी मुख्य केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर कल्चर, संस्कृति और कई तरह के मीटिंग के भी प्लेस ये होते थे, जहाँ पे कई तरह की समस्याओं को सुलझाया जाता था। द वर्शिप ऑफ गॉड विष्णु बिकेम पॉपुलर। और इस समय जो थे साउथ इंडिया में भगवान विष्णु जो थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। द पीपल लिविंग along द सी कोस्ट आल्सो वर्शिप्ड सी गॉड एंड गॉड मुरुंग कार्तिकेय इन नॉर्थन इंडिया। जो यहाँ पे सी कोस्ट में रहने वाले लोग थे, समुद्र के किनारे, वे समुद्र देवता की भी पूजा करते थे। और भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय जो नॉर्थ इंडिया में हैं उन्हीं को वहाँ पर मुरुगन कहा जाता है, तो उनकी भी पूजा यहाँ पर ये लोग करते थे। सम पीपल लाइक फॉलोड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। कुछ लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी मानते थे। द पीपल ऑफ साउथ इंडिया
loved music, dance and poetry. They celebrated fairs and festivals in their leisure times. जो साउथ इंडिया के लोग थे उन्हें म्यूज़िक से, डांस से और पोइट्री से बहुत प्रेम था, मतलब बहुत पसंद था लोगों को गाना, डांस करना और कविताएं लिखना। ये सब यहाँ के लोगों को बहुत पसंद था और वे अपने खाली टाइम में कई सारे मेले लगाते थे, फेस्टिवल्स का को एंजॉय किया करते थे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशंस। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। दे यूज्ड प्लोशेयर, सिकल एंड सम अदर टूल्स फॉर कल्टिवेशंस। तो यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था और वो एग्रीकल्चर के लिए प्लोशेयर, सिकल और भी कई सारे टूल्स का यूज़ करते थे खेती करने के लिए। दे ग्रीव राइस, शुगर कैन, पल्सेस, स्पाइसेस इटीसी। और ये लोग राइस, शुगर केन यानी कि चावल, गन्ना, दाल और मसाले वगैरह उपजाते थे। द किंग्स बिल्ड कैनल्स फॉर इरिगेशन। और राजा जो थे वो सिंचाई के लिए नहर भी बनवाते थे। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द स्टेट इनकम। तो राजा की जो इनकम का मुख्य स्रोत क्या होता था, राजा के पास पैसा कहाँ से आता था, धन कहाँ से आता था, तो जो उनके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स था इनकम का वो क्या था, ज़मीन से और जो व्यापार था उससे उन्हें जो कर मिलता था, टैक्स मिलता था, वो था। ऑल द थ्री किंगडम्स हैड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट, रोम, अरब, मलाया एंड चाइना। ये जो तीनों किंगडम थे, चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों का कई देशों से व्यापारिक संबंध होते थे। और वे देश कौन कौन से थे, जैसे कि इजिप्ट है, रोम, अरब, मलाया और चाइना। इन देशों से उनके व्यापारिक संबंध होते थे। स्मॉल मर्चेंट्स लिव्ड अलोंग द कोस्ट। जो छोटे व्यापारी थे वो कोस्ट के नज़दीक ही रहते थे। मुजीरीज, कावेरीपत्तनम, कोरकाई वर द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ चोल्स, पांड्स एंड चेर रिस्पेक्टिवली। तो जो इन चोर, चेल, पांड्य थे, इनका जो मेन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था वो कहाँ था, जैसे कि चोल का मुजीरेज था, पांडे का कावेरीपट्टनम था और चेर का कोरकई था। तो इन तीनों का ये चोल का मुजीरई, पांडे का कावेरीपट्टनम और चेर का कोरकई, इन तीनों का ये जो था इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। द मेन आइटम ऑफ ट्रेड वर पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल एंड आइवरी। और जो व्यापार का इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें, किन चीज़ों का व्यापार किया जाता था इस समय, तो वो था पर्ल्स, मोतियों का, और प्रेशियस स्टोन्स यानी कीमती पत्थरों का, टेक्सटाइल्स, कपड़ों का, और आइवरी का, ये हाथी दांत का। तो इन सब चीज़ों का मेन रूप से व्यापार किया जाता था। द फॉरेन ट्रेडर्स ब्रॉट कॉपर, टीन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। और जो फॉरेन ट्रेडर्स होते थे, विदेशी व्यापारी जो होते थे, वो यहाँ इंडिया में कॉपर, टीन, ग्लास, वाइन, गोल्ड और सिल्वर लाते थे बेचने के लिए। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।